हेलो, मैं हूं अवनीश और स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल आर्म एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले अध्याय को, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने इसमें देखा था एक पार्ट को जिसमें कि हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, कोई इक्वेशन कैसे बनता है, यानी समीकरण कैसे बनता है, हम समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ों को हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर। और आज हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग अगले अध्याय को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, सबसे पहले हम लोग ये आगे बढ़कर देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सब देख लिया था, ये भी हाँ यहाँ तक देखा था। अब हम लोगों को देखना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया जो है ना, वो किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है, ना ही का कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से कोई मिश्रण में आता है। ठीक है, हमने 9वीं कक्षा में यही पढ़ा है। कहता है कि वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध जो है टूटते और जुड़ते हैं। ठीक है, ये आगे के अध्याय में हम लोग देखेंगे। अध्याय 3 और 4 में दिया गया है कि कैसे एक आबंध टूटता है, दूसरा आबंध टूटता है और जुड़ता है एक दूसरे से, इसी से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहना चाहता है कि पहले प्रकार इसका जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को अगर आप शॉर्ट शब्दों में समझें तो एक ऐसी अभिक्रिया ना जिसमें कि दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन देखते हैं इसमें कहना क्या चाहता है। कहता है कि एक रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है। रिएक्शन में क्या है कि केमिकल ऑक्साइड जो है उसको जल के साथ जैसे ही मिलाते हैं ना, तो फिर हाथ अगर उसमें लगा के देखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। आप देखे होंगे कि घर में जब वो दीवार में चूना किया जाता है, यानी सफ़ेदी किया जाता है, उजला किया जाता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि जैसे ही पानी में कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को हम डालते हैं, बुझे हुए चूना को हम डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है वो धुआं निकलता है, उससे वो गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये तो हम घर में देखते हैं। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कि जब दो तत्व मिलकर किसी एक तत्व का निर्माण करें तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करती है। ठीक है, उसकी अधिक मात्रा को उष्मा करता है, उसका जो निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में वो क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। अब हम नीचे देखते हैं क्या और क्या कहना चाहता है। एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि बुझा हुआ चूना अगर पानी में मिलता है तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना ही निर्माण होता है, प्लस क्या होता है, वो उष्माक्षेपी होता है, यानी उष्मा उत्पादन करता है। इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी भी, जो उष्मा उत्पादन करता है ना, उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऐसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो है क्या आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, देख लेते हैं कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, आपको हम जस्ट बताए कि दीवारों की सफ़ेदी के प्रयोग के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के दो तीन दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। ठीक है, अब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो क्या होता है, कैल्शियम और कार्बोनेट में बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग बदल जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिखाया गया कि चूना कैसे कैसे अलग होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर हम लोग नीचे और जाकर बात करें तो हम देखते हैं कि जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जो है वो जल बनाता है, H2O बनाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रियाकलाप में एक चीज़ और हमने देखा कि ऊष्मा उत्पन्न होती है और अधिक मिश्रण गर्म हो जाता है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण साथ साथ
ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी यानी जो ऊष्मा का निर्माण करती है ऐसी अभिक्रिया। तो उसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि प्राकृतिक गैसों की अगर बात किया जाए तो उसमें मीथेन प्लस ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस क्या करता है, एनर्जी को उत्पादित करता है, यानी इसका प्रोडक्ट क्या है, वो ऊर्जा है। फिर कहता है कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जी हाँ, जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जैसे कि आलू, चावल, आलू, ब्रेड सब जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, और इन कार्बोहाइड्रेट टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में जितने भी ऑक्सीजन है ना, उससे मिलकर हमें ऊर्जा देती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम जो है हम श्वसन कहते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग आगे के 6ठे चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या होता है, 6O2 बनाता है और जल बनाता है, और क्या होता है, हमें एनर्जी देता है। ठीक है, कहता है कि इसमें से संयोजन में आप अगर शाक सब्जियों के वनस्पति से विघटित होकर जो है कंपोस्ट की बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। तो ऊष्माक्षेपी क्रिया को आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है वियोजन। वियोजन इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, वियोजन क्या होता है कि एक से दो, यानी एक तत्व से जो है वो बहुत सारे तत्वों का निर्माण होता है, उसे वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये क्या करता है कि एक शुष्क कथन नली में 2 ग्राम जो है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेता है, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग को इसके रंग, फेरस सल्फेट का रंग जो होता है ना, वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो गर्म होने के बाद जो है वो परिवर्तित हो जाता है, और उससे क्या होता है कि धुआं निकलता है। ठीक है, वो गर्म करने पे क्या होता है कि धुआं निकलता है, और वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उसको सूंघने पर पता चलता है कि उसका जो गंध है वो भी बदल गया है। ठीक है, आँख में जाने के बाद। तो कहता है कि क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ, और सल्फर के दहन के उत्पन्न पर अभिलक्षित गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। वो बोले ना हम कि जैसे ही उसको हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ उसका सुगंध बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को जो है, जो कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग कर देता है, अब क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वियोजित हो जाती है, और फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या है, ये आपका गैस है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों से होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग है सीमेंट बनाने में। उपयोग ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया का उसमें वियोजन होता है। ठीक है, चूना पत्थर को ऊष्मा पर रखा गया तो क्या हुआ, बुझा हुआ चूना यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलेगा। तो ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण जो है उस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो बहुत सारे क्रियाकलाप आपको एनसीईआरटी के बुक में रहते हैं, आप आसानी से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जब हम लोग 10th में थे तो एनसीईआरटी की बुक इसलिए हम लोगों को समझ नहीं आती थी ना, क्योंकि उसमें ये चीज़ दिया हुआ रहता है कि आपने पिछली कक्षाओं में ऐसा पढ़ा था। तो ये चीज़ें इसकी जो है वो थोड़ा सा और बहुत सारे क्रियाकलापों से भरा होता था, तो कभी कभी एनसीईआरटी बुक पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता था। तो हम लोग जो है वो रेफरेंस बुक बहुत सारे आते हैं, हम लोगों ने वो उसको ध्यान से देखा था। ठीक है, तो खैर आपको पूरी एनसीईआरटी को बहुत बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हम देखते हैं अगले क्रियाकलाप में क्या कहना चाहता है। कहता है कि एक क्वथन नली में जो है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेते हैं और चिमटे की मदद से पकड़ के उसको क्या करते हैं, ज्वाला पर रख देते हैं। आपने क्या देखा, आपने देखा होगा कि इसका क्या होता है, जो लेड नाइट्रेट होता है ना, वो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। यही होगा, भूरे रंग का धुआं जो है उत्सर्जित करने लगता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। अच्छा, भूरे रंग का जो है वो धुआं उत्सर्जित करता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। ठीक है, अभिक्रिया देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लेड नाइट्रेट को जैसे ही तापन पे रखते हैं तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। इस क्रियाकलाप को देखते हैं क्या कहना चाहता है। एक प्लास्टिक का मग लिया है, ठीक है,
इसमें ये इन्होंने क्या कहा कि 2 छिद्र कर देना है और उसमें क्या करना है कि रबड़ का वो लगा देना है, बॉल्ब लगा देना है जिससे कि पानी बाहर ना निकले। और उसमें कहा गया है कि 2 कार्बन इलेक्ट्रोड को जो है वो डाल देना है। ठीक है, कहते हैं कि इस इलेक्ट्रोड को जो है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देना है। फिर इसमें कहता है कि आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, 1 मिनट, हाँ, आपको क्या करना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है वो अम्ल की कुछ बूंदें इसमें डाल देनी है, जल में भरी हुई, जो वो असंकित परख नलियों को 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन को उल्टा दे देना है। जी, आप इसमें थोड़ा देखिएगा यहाँ, हाँ, तो क्या करना है कि इस कार्बन के उस पर जो है 2 उल्टा करके परख नली डाल देना है। तो आप जैसे ही इसमें करंट देंगे ना, आप देखेंगे इसमें कुछ बुलबुला दिखाई देगा आपको। ठीक है, कुछ बुलबुला दिखाई देगा, तो ये बुलबुला दिखाई देगा। फिर आगे देखते क्या कहना चाहता है। कहता है अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस उपकरण को थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बुलबुले दिखेंगे और बुलबुले आसंकित नली से जल को विस्थापित कर देंगे। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नली गैस से भर जाएँ तो सावधानीपूर्वक हटा दीजिए। ठीक है, फिर एक जलती हुई मोमबत्ती जो है परख नली के मुँह पर लगा दीजिए। इन गैसों की जाँच कीजिए। इस चरण को शिक्षक के द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। शिक्षक के द्वारा जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि जो है ना, इसमें जैसे ही आप मोमबत्ती को का ज्वाला उसमें देंगे, जली हुई मोमबत्ती देंगे, तो हो सकता है वो आग पकड़ ले। कहता है कि दोनों स्थिति में क्या होता है, दोनों प्रक्रियाओं की गैस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक इसमें और दिया है कि जो है अगर सिल्वर क्लोराइड को हम लोग प्रकाश में रखते हैं तो क्या होता है, इसका कलर जो है वो सफ़ेद से क्या होता है, धूसर कलर का हो जाता है। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है कि प्रकाश में जब रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड को तो धूसर रंग का हो जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड तथा क्लोरीन वियोजन के कारण होता है। इसमें रिएक्शन को दिखाया गया, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा गया तो वो क्या हो गया, Ag और Cl में बदल गया। ऊपर दी गई अभिक्रियाएं उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होता है, हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वियोजन और हमने संयोजन 2 अभिक्रियाओं को देखा। ठीक है, आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट को हम लोग अगले दिन देखेंगे। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगले पार्ट में विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें उसको देखेंगे और अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।